जब हम इसोफेगस की डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए कि फेरिंग्स का जो सबसे ऊपर फेरिंग्स है और फेरिंग्स के नीचे कॉर्डल एंड से और हमारे पास एक क्रेनियल एंड होता है, कॉर्डल एंड होता है। जो हम एक जो होता है वो हमारे पास ट्रेकिया, दो हमारे पास मतलब डिवाइड हो जाती है, फेरिंग्स दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती है, एक इसोफेगस एक ट्रेकिया। ठीक है, अब जो हमारे पास जो ट्रेकिया के लिए हमारे पास बर्ड अराइज होता है फेरिंग्स से, उसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम। तो रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम अराइज होता है और हमारे पास ट्रेकिया बनता है। और जो बाकी स्ट्रक्चर होता है कॉर्डल जो स्ट्रक्चर होता है, यानी जो पीछे की तरफ ये क्रेनियल एंड है, कॉर्डल एंड, जो कॉर्डल एंड होता है उस वहाँ पे इसोफेगस होता है। नॉर्मली जब एडल्ट पोजीशन होती है तो हम देखते हैं कि आगे ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, उससे पीछे इसोफेगस प्रेजेंट होता है। इसी वजह से क्योंकि जो फेरिंग्स है इससे दो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, एक ट्रेकिया बनता है, एक इसोफेगस बनता है। हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री सिस्टम, तो हम इसोफेगस की डेवलपमेंट पे जो है वो ध्यान देंगे। तो इसी तरह से एक सेप्टम होता है, इन दोनों के दरमियान एक सेप्टम होता है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ट्रेकिया और इसोफेगस को। अब हम पढ़ते हैं इसोफेगस की डेवलपमेंट, ये समझ आ गई कि रिस्पायरेटरी बर्ड क्या होता है, इसोफेगस किस तरह होता है, क्योंकि ये दोनों फेरिंग्स से राइज होते हैं। तो ये बात समझ आ गई कि इसोफेगस डेवलप्स फ्रॉम दी फोरगट कॉर्डल टू दी फेरिंग्स, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात जो है वो कॉर्डल टू दी फेरिंग्स जो है वो इसोफेगस जो है वो अराइज होता है। यानी और रिस्पायरेटरी बर्ड क्या होता है, रिस्पायरेटरी बर्ड का पता होना चाहिए कि ये कहाँ से अराइज होता है, फेरिंग्स के क्रेनियल एंड से रिस्पायरेटरी बर्ड अराइज होता है। इसने क्या बनना होता है, ट्रेकिया, जो कि अभी हमने इस टॉपिक में हमारा डिस्कस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कब हो रही होती हैं, अब इसोफेगस की फाइनल लेंथ 7th वीक तक अटेन हो जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये इसोफेगस की फाइनल लेंथ 7th वीक तक आ जाती है। इसके जो एपिथेलियम और ग्लैंड्स भी आ जाते हैं, ठीक है, एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं। इसोफेगस की एपिथेलियम और ग्लैंड जो हमने एंडोडर्म के डेरिवेटिव्स जब हम पढ़ेंगे, एंडोडर्म के डेरिवेटिव्स में हमारे पास एपिथेलियम और ग्लैंड जो है वो इसोफेगस के डिवेलप हो जाते हैं। ठीक है, एपिथेलियम और ग्लैंड डिवेलप हो जाते हैं। अब याद रखिएगा कि इसोफेगस की सबसे पहले एपिथेलियम और ग्लैंड डेवलप हो गए और उसने बिल्कुल ल्यूमन ऑफ द इसोफेगस को ओब्लिटरेट कर दिया। ये किस तरह से प्रोसीजर होता है, ये होता है कि मिसाल के तौर पे इसोफेगस है, ठीक है, इसोफेगस है हमारे पास। अब इसोफेगस जो है ना, एक मिनट, जो इसोफेगस है, ये इसोफेगस है। अब यहाँ पर पूरी एपिथेलियम आ जाएगी, एपिथेलियम ने इसके ल्यूमन को कम्प्लीटली खत्म कर दिया। अब ये बिल्कुल ओब्लिटरेट हो गया इसका एपिथेलियम। अब ये इसकी एपिथेलियम ओब्लिटरेट जब होती है तो 8th वीक के दौरान दोबारा से इसकी रीकैनलाइजेशन होती है। 8th वीक में क्या होती है, दोबारा से रीकैनलाइजेशन, यानी तमाम की एपिथेलियम जो है ना वो हमारे पास खत्म हो जाती है। ठीक है, तो रीकैनलाइजेशन होती है और ये इस तरह से कैनाल जो है वो खुल जाता है। पहले ओब्लिटरेशन हो गई थी, अब ये खत्म हो गई, अब साइडों पर रह जाएगी और ये इस तरह से रीकैनलाइजेशन हो गई। याद रखिएगा जो हमारे पास एपिथेलियम जो इसोफेगस के मसल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्राइटेड मसल होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं। स्ट्राइटेड मसल का मतलब है कि ये हमारे पास वॉलेंट्री मसल्स होंगे और स्मूथ मसल का मतलब ये इनवॉलेंट्री मसल्स होंगे। जब हम स्वेलिंग करते हैं तो जो ऊपर हमारे कुछ पोर्शन होता है, मतलब मिसाल के तौर पर इसोफेगस में फूड एंटर हो गई है, अब फूड एंटर हो गई है लेकिन हमारे इख्तियार में ना, लेकिन कुछ पोर्शन तक है हमारे इख्तियार में कि हम फूड को वापस ला सकते हैं माउथ के जरिए, लेकिन जब उस एक हद से आगे जब फूड पहुंच जाती है तो हम वो नहीं ला पाते। क्यों नहीं ला पाते, क्योंकि वहाँ पर जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि हमारे पास कंट्रोल में नहीं होते, जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। जबकि जो स्ट्राइटेड मसल होते हैं जिस पोर्शन में वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, जिसकी वजह से फूड हमारे पास आती है, इस वजह से मसल्स का डिफरेंस आता है। और जो स्ट्राइटेड मसल होते हैं वो जो स्ट्राइटेड मसल होते हैं वो मेसेनकाइम से ड्राइव होते हैं और फेरेंजियल आर्चेस से ड्राइव होते हैं। फेरेंजियल आर्चेस क्या होते हैं, ये हमारे पास फेरेंक्स के एरिया में आउटपोचिंग के बर्ड्स होते हैं जो एम्ब्रियो में हमें दिखते हैं 4th वीक में। तो वहाँ से ये उसके मेसेनकाइम से जो है वो स्ट्राइटेड मसल अराइज होते हैं, जो स्मूथ मसल है वो स्प्लैंक्टिक मेसेनकाइम से अराइज होते हैं। ठीक है, स्प्लैंक्टिक का मेसेनकाइम जो कि हम पढ़ते हैं लेटरल प्लेट मेसोडर्म की सोमैटिक स्प्लैंकिंग क्लियर होती है, तो वहाँ से ये इस तरह से इसोफेगस हो गया। दो बहुत टाइप्स ऑफ मसल्स जो हैं वेगस नर्व से ड्राइव होते हैं। तो ये हमारे पास इसोफेगस की कंप्लीट डेवलपमेंट हो गई कि पहले हमारे पास बिल्कुल एपिथेलियम ने ओब्लिटरेट कर दिया ल्यूमन को, उसके बाद रीकैनलाइजेशन हुई 8th वीक में, यानी एपिथेलियम जो है वो ओब्लिटरेट होना शुरू हो गई। ठीक है, ताकि रीकैनलाइजेशन हुई। फिर स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल दो टाइप के मसल होते हैं, दोनों के दोनों वेगस नर्व से ड्राइव होते हैं। इसके क्लिनिकल्स में एक बात है इसोफेगल एट्रेजिया। इसोफेगल एट्रेजिया ये होता है कि बाजू का ऐसा होता है कि ट्रेकिया और इसोफेगस के दरमियान जो कनेक्शन जिसने खत्म होना होता है, कि मतलब ट्रेकिया और इसोफेगस अलग अलग बन जाए, लेकिन बाजू का वो फिस्टूला डेवलप हो जाता है, यानी वो उनका कनेक्शन जो है खत्म नहीं होता बल्कि परसिस्ट रह जाता है। इन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कनेक्शन जो है वो परसिस्ट रह गया है। ये देखें, ये हमारे पास क्या था कि इसोफेगस ये था, ट्रेकिया ये था, लेकिन हुआ क्या, ये हुआ कि इसोफेगस का एक पोर्शन अपर की तरफ खत्म हो गया, जबकि जो निचला पोर्शन है वो ट्रेकिया के साथ उसने कंटिन्यू कर लिया। ठीक है ना, मतलब निचला पोर्शन इस ट्रेकिया के साथ कंटिन्यू है, जबकि ऊपर वाला पोर्शन ऊपर ही खत्म हो रह गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फूड आएगी वो ट्रेकिया में जा सकती है और फिर वो यहाँ पर भी जा सकती है। और इसोफेगल एट्रेजिया का मतलब है कि ये हमारे पास जहाँ जो ऊपर से फूड आएगी वो ट्रेकिया में चली जाएगी। ये तो हमारे पास था कि एक पोर्शन जो
है वो रह गया, जबकि दूसरा पोर्शन जो है वो ट्रैकिया के साथ है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पूरी इसोफेगस जो है वो ट्रैकिया के साथ फिस्टूला बना रही है, यानी एयर और फूड आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वाली में, सी वाली में देखें तो एयर जो है वो डिस्टल इसोफेगस में जो है वो एंटर नहीं हो पा रही, मतलब ये वाला है डिस्टल इसोफेगस, तो यहाँ पर एयर नहीं एंटर हो पा रही। लेकिन ये वाली जो इसोफेगस है, इनके दरमियान कनेक्शन है, जिसकी वजह से फूड यहाँ पर आ रही है और ये हमारे पास ट्रैकिया फिस्टूला बना है। तो इस तरह के फिस्टूला होते हैं, ब्लॉकेज जो डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो उनके दरमियान एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है फूड और एयर। जिस फीटस में इसोफेगल एट्रेसिया होता है, याद रखिएगा, उसमें क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती इंटेस्टाइन में, क्योंकि फूड हमारे पास इसोफेगस में ही नहीं जा पा रही, वो ट्रैकिया के साथ जाके एक्सचेंज हो रही है। तो हम फूड को, जो फीटस होता है वो फूड को स्वेलो नहीं कर पाता, एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो, उसकी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसकी ऑब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फीटस के अंदर ज़्यादा रहने की वजह से पॉलीहाइड्रामिनोज की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। तो ये एक होता है। और इसका ये रीज़न होता है कि जब भी मतलब इसकी ये होता है कि जब नियोनेट्स को कोई भी फूड दी जाती है तो इमीडिएटली जो है वो कफिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फूड है वो आगे जा ही नहीं पा रही स्टमक के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट एक, इससे हमें पता चलता है कि ये है। एक और भी तरीका होता है जिससे हमें पता चलता है कि इसोफेगल एट्रेसिया है। उसमें ये होता है कि इसोफेगस से हम कैथेटर डालते हैं लेकिन वो स्टमक तक नहीं पहुंच पाता, तो जिससे हमें पता चलता है इस कंडीशन ऑफ द इसोफेगल एट्रेसिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द स्टमक को।